पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे मौर्य काल शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। और मौर्य काल शासन व्यवस्था में मौर्य काल का अंतिम राजा, ठीक है ना, मौर्य वंश का अंतिम राजा को मृत्यु हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे। उसी में हम लोगों ने ये जानकारी प्राप्त किया कि मौर्य साम्राज्य इतना ज़्यादा उस इतिहास के कालखंड में क्यों ज़्यादा फेमस रहा। उसकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषता थी। तो पहली विशेषता के रूप में क्या आया था? मौर्य काल की शासन व्यवस्था। उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जो बहुत अच्छा था। इसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल किया था कि उस जमाने में भी, ठीक है, मंत्री पुरोहित बना करके रखते थे, ठीक है, संहारता रहता था, युवराज होता था, नायक होता था, कौन कौन पोस्ट होता था उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, चर्चा किया था, जो लास्ट क्लास का एविडेंस है। आज हम लोग को जो टॉपिक करनी है वो कुछ वन लाइनर जैसा है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज कि इसकी नगरीय व्यवस्था कैसी थी। किसकी? मौर्य समाज की। मौर्यकालीन युग में नगरीय प्रशासन जो था वो किस व्यवस्था का था। तो मैंने आपको कहा है कि मौर्य साम्राज्य की जितनी भी अच्छी खासी जानकारी है वो मेगास्थनीज का एक पुस्तक लिखा हुआ है इंडिका, उस इंडिका से हमें प्राप्त होता है। वही इतिहास का स्रोत है। आप कह सकते हैं वो हमारे प्राचीन भारत का साहित्यिक स्रोत है। और उस साहित्यिक स्रोत में हमारा इंडिका क्या है? महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके कारण हमको चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के उस अवस्था की पूरा पता चलता है मौर्यकालीन में। तो नगरीय व्यवस्था में कहता है कि मेगास्थनीज की इंडिका में कहा गया है कि मौर्य काल में जो व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी? नगरीय प्रशासन की एक व्यवस्था के रूप में उभर करके आया था, ठीक है। इस नगर परिषद की प्रथम अधिकारी को नागरक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने नगर के अधिकारी को एग्रोनोमोई के रूप में जाना है। उस जमाने में भी जैसे आज के समय में नगर परिषद होता है और नगर पंचायत होता है। नगर परिषद अलग है, नगर पंचायत अलग होता है, ठीक है। जैसे गांवों को ट्रांसफर करके पहले नगर पंचायत बना जाता है, नगर पंचायत को रिक्लूज करके, ठीक है ना, नगर परिषद बनाते हैं और नगर परिषद को रिक्लूज करके नगर निगम बनाया जाता है। बस आ गया। तो नगर निगम जो जैसे पटना नगर निगम है जो महानगर के रूप में डेवलप है, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे स्तरों पर हम लोगों ने क्या किया है, इन नगरों को, ठीक है ना, इन ग्रामीण इलाकों को नगर बनाने के तरफ लेके गया, ठीक है। तो अभी जो नया नया बिहार में जो वो पंचायतों को जो कन्वर्ट किया गया, जैसे आप लोग का इलाका है, वो पहले बनाया जाएगा नगर पंचायत। क्या बना जाएगा? नगर पंचायत। फिर क्या बना जाएगा? नगर परिषद। फिर क्या बना जाएगा? नगर निगम। जैसे मुजफ्फरपुर क्या है? नगर निगम है, वो बड़ा सा एरिया है। बस हो गया ना। ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी कैटेगोरिया को फिल करता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसमें चेंजिंग आना शुरू होगा। तो उस जमाने में भी नगरीय व्यवस्था में क्या थी, ये लिखता है कि नगर का प्रशासन एक नगर परिषद के द्वारा चलाया जाता था। इस नगर परिषद का प्रथम अधिकारी क्या कहलाता था? नागरक कहलाता था। आप सब भारत के नागरिक हैं। आप सब भारत के क्या हैं? मौर्य काल में, ठीक है, जो नगर का प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? नागरक कहते थे। मेगास्थनीज ने नगर के अधिकारी को क्या कहा है? एग्रोनोमोई कहा है। क्या कहा है बच्चों? एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई का अर्थ होता है नगर के अधिकारी। बात समझ में आई? नगर परिषद 30 समिति होती थी जो चलाया जाता था, जो लगभग 6 उप समितियों में बटा हुआ था। प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। एक तरह की संरचना होती थी। 30 लोग होते थे, जिसको आम भाषा में तुम कह सकते हो कि 30 सदस्यीय कमेटी है। वो 30 सदस्यीय कमेटी को 6 भागों में बांट गया है। तो 6 से भाग देंगे 30 में, तो कितने कितने जना? 5-5 जना लोग हो गए। अलग अलग ग्रुप में काम करते थे, यानी उप ग्रुप होता था। बस समझ गए? मौर्य काल के प्रांतों को पुनः जिलों में बांटा गया था, जिसे विषय कहा जाता था। इस प्रधान को विषयपति कहते थे। समझ गए? जैसे आज के समय हम लोग कहते हैं जिलाधिकारी। क्या कहते हैं? जिलाधिकारी। जिला के मालिक को क्या बोलते हैं? जिलाधिकारी, डीएम कहते हैं। उस जमाने में जो जिला का मुखिया होता था, जिला का जो प्रशासनिक व्यक्ति होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे बच्चों? विषयपति के नाम से जानते थे, ठीक है। और इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था की निचली इकाई गांव होती थी, जिसके प्रधान क्या कहलाते थे? ग्रामनी कहलाते थे। मतलब अपर लेवल में जिला और नीचे लेवल में क्या होता था? ग्राम। और ग्राम का प्रधान को हम लोग क्या कहते थे? ग्रामनी कहते थे। जैसे समय बदला तो गांव के प्रधान को सरपंच कहना जाने लगा, और बदला तो फिर क्या आया? मुखिया। अभी प्रधान के रूप में इधर कौन है? मुखिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग
नाम होता है, ठीक है। जैसे राजस्थान वगैरह में जाओगे, यूपी वगैरह में जाओगे तो उधर प्रधान कहता है, उधर मुखिया नहीं कहता है। हम लोग के बिहार में क्या होता है, मुखिया होता है, ठीक है। विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां उस जमाने में क्या क्या होता था, सो सुनो। सबसे पहले ऊपर में बनता था राज्य, क्या बनता था, राज्य। तो सबसे पहले किस देश का है, जैसे मगध साम्राज्य जिसको हम लोग बोलते थे, आज के जमाने में देश, उस जमाने में क्या बोलते थे, साम्राज्य। उसका मालिक कौन होता था, आज के समय में हम लोग क्या बोलते हैं, देश बोलते, तो उस समय साम्राज्य होता था। जैसे फलाना साम्राज्य, फलाना साम्राज्य, फलाना साम्राज्य। तो उस जमाने में जैसे मौर्य साम्राज्य बोल दिए, तो मौर्य साम्राज्य, उसका राजा कौन होगा, मालिक कौन होगा, राजा होगा। राज्य का, ठीक है ना, उस हम लोग समय क्या बोलते थे, प्रांत बोलते थे, चक्र बोलते थे, या क्या बोलते थे, सूबा। आज क्या है, राज्य है। उस जमाने में क्या बोलते थे, प्रांत। बात समझ में आई। जैसे आप लोग याद होगा दक्षिणी प्रांत, उत्तरी प्रांत, ठीक है ना। तो प्रांत का मतलब छोटा छोटा क्या है, राज्य है। उसी को हम लोग चक्र बोलते थे या सूबा। आप लोग सुनते होइएगा, जब आदमी मार्केट वगैरह में भूला जाता है तो बोलता है हमको सूबा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। देहाती वर्ड है, क्या बोलता है, सूबा नहीं मिल रहा है, मतलब मेरा दिमाग बोतलिया गया है, अपने राज्य को, अपने मार्ग को, अपने जगह को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बस समझ गया ना। तो ये सूबा का अर्थ होता है राज्य, और उसका मालिक कौन होता है, कुमार, अर्थात राजा का पुत्र, जिसे युवराज कहा गया है। उसका मालिक कौन होता था, राजा का पुत्र। यानी छोटे छोटे राज्य को कौन कंट्रोल करेगा, राजा का पुत्र। और ये सब किसके अंडर में रहेगा, राजा के अंडर में। उसके बाद कमिश्नर आज के समय में होता है। जैसे बिहार में कितने कमिश्नर है, आप किस कमिश्नरी में रहते हैं, तिरहुत कमिश्नर में, जिसको प्रमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो तिरहुत डिवीजन में आप बटे हुए हैं। उस समय उसमें क्या बोलते थे, मंडलम बोलते थे, क्या बोलते थे, मंडलम। और मंडलम का क्या होता था, प्रदेष्टा या पारदर्शिक होता था। जिला को जमाने में क्या बोलते थे, विषय। जिला का पर्यायवाची शब्द मौर्यकालीन के रूप में क्या है, विषय कहा जाता था। अब तो बोलेंगे कि विषय को 10,000 रुपया दिया, मतलब जिला को 10,000 रुपया दिया। उस जमाने में विषय मतलब क्या होता था, जिला। और उसके जो मुखिया होते थे, कंट्रोलर होते थे, उसको क्या बोलता था, विषयपति। जैसे सभा को मेंटेन करने वाले को सभापति कहते हैं, उसी तरह जिला को देखने वाले को क्या बोलते हैं, विषयपति। अगला है अनुमंडल। जैसे आप लोगों को पता है अनुमंडल क्या होता है। तो अनुमंडल को जब हम लोग मेंटेन करते हैं, अनुमंडल के बारे में जानते हैं। जैसे आपका पश्चिमी अनुमंडल है, पूर्वी अनुमंडल है, ठीक है ना। अनुमंडल के अधिकारी होते हैं, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वही अनुमंडल में है क्या, स्थानीय 800 गांवों का समूह, और स्थानिक लगभग 800 गांवों का जो समूह होता था, वो एक बनता था अनुमंडल। जो आज के समय में अनुमंडल का स्वरूप है, उस जमाने में क्या कहला जाता था, स्थानीय कहलाता था। और उसके जो अधिकारिक होते उसको क्या बोलते थे, स्थानिक। उसके बाद आज के समय प्रखंड बोलते हैं, उस जमाने में क्या बोलते थे, संग्रहण। और संग्रह में कितने लोग, 10 गांव होते थे। स्थानीय में कितने लोग, 800। स्थानीय के मालिक को स्थानिक, संग्रहण के मालिक को गोप कहते थे। क्या, गोप। आप लोग सुने गोप गोप खेलोगे, ऐसा गेम होता है, गोप गोप खेलोगे। गोप गोप का मतलब क्या था, ग्रुप वाला। गोप गोप खेलने का अर्थ क्या है, ग्रुप वाला गेम है ना। तो वही गोप बोला जाता था संग्रहण को। और गांव, गांव को आजकल क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। और कहाँ होता है, ग्रामनी। बस हो गया ना। तो गांव तो अभी आज भी प्रचलन में है, ठीक है ना। ग्रामनी तो बोलता ही नहीं, ये ग्राम बहुत कम लोग बोलता है। ये सब कॉपी किताब में लिखने में ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन लोग ऐसे नॉर्मली किसका नाम लेता है, कहाँ गांव है या घर कहाँ है, इसे बोलता है, ठीक है। ऐसा कहावत नहीं ना सुने हो, घर कहाँ, घरारी पर मारम जूता दाढ़ी पर, पूछता है था। तो आप लोग याद रखो, उस जमाने में मौर्य काल में पहला कौन होता था, साम्राज्य। दूसरा कौन होता है, प्रांत, चक या सूबा। आगे कौन है, मंडलम। आगे क्या है, विषय। आगे क्या है, स्थानीय। आगे क्या है, संग्रहण। आगे क्या है, ग्राम। 1 2 3 4 5 6 7। आज के समय क्या है, देश, राज्य, कमिश्नर, जिला, अनुमंडल, प्रखंड और गांव। बस समझिए। अभी यहाँ से शुरुआत करते हो, आपके गांव है, गांव के बाद क्या है, फिर प्रखंड है, प्रखंड के बाद क्या है, अनुमंडल, अनुमंडल के बाद क्या है, जिला, जिला के बाद क्या है, कमिश्नर, कमिश्नर के बाद क्या है, राज्य, राज्य के बाद क्या है, देश, है ना। ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार उस जमाने में क्या होता था, फिर से रिपीट करेंगे। पहले क्या होता था, पहले होता था साम्राज्य। साम्राज्य का मालिक राजा। दूसरा का नाम है प्रांत। प्रांत का राजा
जिसको हम लोग युवराज कहते हैं, राजा का पुत्र। तीसरा कौन होता था? मंडलम। मंडलम का मालिक कौन होता था? प्रदेष्टा या प्रदासिक। उसी तरह विषय, विषय का मालिक विषयपति। उसके बाद स्थानीय, स्थानीय के मालिक को स्थानिक कहते हैं, 800 गांवों का समूह। उसके बाद हम लोग गोपों का मालिक का एरिया जो हम लोग पता करने लगे उसका नाम क्या है? संग्रहण। और संग्रहण में कितने गांव रहते थे? 10 गांव। और आखिरी जिसको हम लोग ग्राम के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग गांव कहते हैं, ठीक है ना, आज के समय में। और ग्राम के मालिक को क्या बोलते हैं? ग्राम। पहले के जमाने में गोप लोग पूजा करते थे भगवान का, जिसका नाम है भुइयां बाबा का पूजा। तो उसमें है ना 8 गांव 10 गांव की मदद ली जाती थी, ठीक है। उसमें अलग अलग जाति लोगों का जरूरत पड़ता है, सभी जाति का समर्थन प्राप्त होता था, तब जाके भुइयां बाबा का पूजा कर सारी जाति के लोगों का इसका इकट्ठा करना पड़ता था। उसमें बड़े से बड़े जात और छोटे से छोटे जात, एक तरह का प्रोसेस बनाया गया था जिसे सभी जाति धर्मों से क्या किया जा सके, ये हटा जा सके। ये सब सामाजिक बात है, इसको समझने की जरूरत है। तो हम लोगों ने कौन सी व्यवस्था को देखी? प्रशासनिक व्यवस्था को और नगरीय व्यवस्था को। अब हम लोग क्या पढ़ना है? गुप्तचर व्यवस्था। सीआईडी लगाना समझते हैं, ठीक है। गुप्तचर कहने का मतलब आपके घर में क्या हो रहा है, ठीक है ना, कोई आदमी आपके पास जा रहा है, बैठ रहा है, और वो किसी दूसरे का आदमी है और वहां बैठ करके बातचीत कर रहा है, आपके सारे डाटा को क्या करे? लीक कर दिया। आज के समय में हम लोग उसको स्लीपर सेल के नाम से जानते हैं। आतंकवाद लोग जो होता है वो किसी दूसरे देश में अपने आदमी को भेज देता है, वहां से गुप्त सूचना को लेकर के भेजता है। या फिर हम तो कह नहीं सकते कि सेना में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कल धोखा दे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाता है। वैसे लोग को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे ही लोग को तो बोलते हैं गुप्तचर। जैसे भगवान हनुमान जी और क्या नाम है, सुग्रीव वगैरह लोग टेंट लगा रहा था किसके किनारे पर? समुद्र के किनारे पर, ठीक है ना, कि लंका हम लोग को जाना है, ठीक है। और रावण जो है क्या करता है? गुप्तचर बना के भेज देता है, कहाँ? इस शिविर में। सबको बंदर बना करके मायावी राक्षस आता है और पता लगाता है कि अंदर क्या क्या हो रहा है, लेकिन पकड़ा जाता है, ठीक है ना। पकड़ा जाने के बाद भगवान राम बड़ी आदर से उसको क्या करते हैं? भेजते हैं। तो वो भी जाकर के राम का वहाँ बखान करता है, तो उसे दंडित की जाती। तो कहने का अर्थ क्या है? गुप्तचर का मतलब होता है जो छुपी हुई बातों को, ठीक है ना, जो बात नहीं जानने वाला उसके बारे में कोई पता लगा के दे रहा है, वो क्या होगा? गुप्तचर। तो वो लोग गुप्तचर पहले रखता ही था, राजा का काम होता था। आजकल तो गुप्तचर की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं पे कैमरा लगा दिए, ठीक है ना, किसी को बात करने के लिए दिए, फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए, ठीक है, और फिर बाद में सुन लिए। वृद्ध लोगों को घर में, वृद्ध लोगों को तो कुछ पता नहीं होता है, जब बेटी लोगों से वार्तालाप होती है, ठीक है, तो सास पुतों का तो नहीं बनता है, सास पुतों का वार्तालाप ननद से होता है। तो पुतों से जाएगी बतलाओ तो या बेटी से बात करना है, तो जाएगी दादी लोग साइड में बतियाने, उनको पता नहीं कि उसमें रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। और सारा कहानी पूरा अच्छे से रिकॉर्ड हो गया, फिर आराम से बाद में सुनेंगे कि मेरे बारे में कौन सा शिकायत हुआ है, क्या अच्छा बात हुआ है, क्या बुरा बात हुआ है। इसलिए दादी लोग को होना चाहिए, या कोई भी आदमी को। एक नया गुप्तचर ये भी है, आपके मोबाइल में एआई चल रहा है। आज के समय में टेक्नोलॉजी के ज़माने में सबसे खतरनाक चीज़ है एआई। जैसे मान लीजिए आप वार्तालाप दिन भर सोचते हैं, बोलते हैं मोबाइल से कि हमको एक अच्छा मोबाइल लेना है, एक महंगा मोबाइल लेना है, एक सस्ता मोबाइल लेना है, या हमको खाने का मन कर रहा है, पकौड़ा खाने का मन कर रहा है। तो जब तुम मोबाइल खोलोगे ना, तो तुम्हारे सामने पकौड़ा का ही फोटो आएगा, पकौड़ा का ही वीडियो आएगा, ठीक है। और जैसे तुमको बोला हमको ऐसा इन्फोर्टिक ड्रेस पहनना है, मतलब कुछ भी बोलो, तो एक आदमी है ना जो सुन रहा है तुमको, एआई, और वो सुन करके ना तुम्हारे मन को भांप रहा है, वही चीज तुम्हारे सामने परोस रहा है और तुम्हारे उत्तेजना को बढ़ाता है। तो सबसे खतरनाक वहां पर तुम्हारा गुप्तचर बैठा हुआ है। मोबाइल वाइल है ना, मोबाइल में देखना गोल गोल नाचते रहता है, बहुत खतरनाक है। तुमको लगता होगा ये सब क्या है, तुमको समझ नहीं आता होगा, लेकिन वो बेकार चीज है, ठीक है। अगर तुम बहुत डाटा पसंदीदा आदमी हो तो, और कड़ियाक्षर भैंस बराबर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन वो खतरनाक है, उसको ऑफ कर देना चाहिए, वो ऑफ होता है। और समझे, तुम जो बोलोगे वो आ जाएगा। इसीलिए आज के समय में आदमी का मोबाइल उठा करके ही देखने से पता चल जाता है कि अब किस प्रवृत्ति का आदमी है। किसी का इंस्टाग्राम खोलिए, ठीक है, आलतू फालतू बात कर, उसके मोबाइल पर खाली आलतू फालतू वीडियो आएगा, ठीक है ना,
तो उससे प्रवृत्ति पता चल जाता है कि आप किस लेवल का आदमी। ये सब एआई करा रहा है। उस जमाने में एआई नहीं होता था, ठीक है ना। तो गुप्तचर व्यवस्था था मौर्यकालीन में। गुप्तचर व्यवस्था में क्या है, मौर्य काल में एक मजबूत गुप्तचर व्यवस्था थी जिसे गूढ़ पुरुष, ठीक है ना। गूढ़ पुरुष का मतलब जिसके पास जो बात गया वहीं तक पचा है, और किसके लिए हम एक गुप्तचर किए उसी को बताना है। आजकल तो कोई गुप्त बात होता है, दो आदमी बात कर लेता है, बोलता है किसी को नहीं कहना, पता चला पूरे मोहल्ला को पता है, सबको यही बात बोला गया है किसी को मत बोलिएगा, और बात पूरा लीक है, बातें नहीं पच रहा है, ठीक है ना। बात समझ गया ना। मौर्य काल में एक मजबूत गुप्तचर गूढ़ पुरुष व्यवस्था की चर्चा भी की गई है, जिसमें दो प्रकार का होता है, पहला संस्था और दूसरा संचार। संस्था और संचार क्या होता है समझिए। जो एक स्थान पर रुक कर गुप्तचारी का कार्य करता हो, एक स्थान पर रुक कर, जैसे ये मेरा ऑफिस है, इस ऑफिस में बैठ करके आप पर कड़ी नजर लगाए हुए हैं, ठीक है। कड़ी नजर लगाए हुए मतलब यहीं से आपको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मान लो आप लोग देखते होंगे फेसबुक पर किसी आदमी का सर उड़ कटा उठा वाला वीडियो डाल दो, किसी चीज़ को कटते उठते वाला वीडियो डाल दो, या फिर इंस्टाग्राम पर कुछ भी इस तरह का आपत्तिजनक फोटो वीडियो डालो, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, ब्लर कर देगा या डिलीट भी कर सकता है। यूट्यूब पर इस तरह कुछ वीडियो डालो, वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो वो क्या कर रहा है, कहीं उसका एक जगह होगा जहाँ से बैठ कर तुमको क्या कर रहा है, देख रहा है, और देखने के बाद तुमको जज कर रहा है, तुम्हारे गुप्त बातों को पता लगा रहा है, और उसी अनुसार से तुम पर कार्रवाई भी कर रहा है। तो उस जमाने में भी एक संस्था होती थी जो एक जगह बैठ के एरिया का पता लगा। जैसे मान लो हमारा संस्था है और हम यहाँ पर बैठे रहते हैं और पूरे जगह का खोज खबर रख रहे हैं। बात समझ गया ना। ऑटोमेटिक गुप्तचर लगाए हुए हैं, ठीक है ना, जो सारा इंफॉर्मेशन अपने आप तुमको क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। जबकि संचार वाला है जो जगह जगह घूमकर गुप्तचरी का कार्य करता है। जैसे कुछ लोग होती है, महिला लोग किसी घर में जाएगी, बैठ जाएगी, तो महिला लोग जो काम करती है ना, वो संचार का काम करती है, बुझे। उसके आंगन में बैठेगी, एक आध 2 घंटा ध्यान कहीं और है, झुट्टो का कुछ बात करेगा, और सारा गुप्तचर का धंधा लगा लेगा, और फिर जाके स्प्रेड आउट करेगा, फैलाएगा। तो गुप्तचर कितने तरह के होते थे, 2। एक का नाम क्या है, संस्था, दूसरे का नाम संचार। संस्था का अर्थ है एक जगह जो रुक करके काम करे, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संचार वाला आदमी खुद जाएगा और पता लगा क्या वहां का माहौल कैसा है। समझ में आई। अगला सवाल है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन मौर्य काल की कैसी थी, देखो मौर्य काल की, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं आज के समय में हम लोग जो केस करते हैं वो 2 तरह का होता है। जब हम किसी से लड़ाई करेंगे तभी न्याय चाहिए। जब किसी से हमारा झगड़ा होगा, किसी बात की दुश्मनी होगी, कोई ना कोई किंतु परंतु लेकिन होगा, तभी ना न्याय की बात होगी। तो जब किंतु परंतु नहीं है तो न्यायालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में। तो आज के समय में हम लोग 2 तरह की केस लड़ते हैं। एक को बोलते हैं दीवानी। क्या केस बोलते हैं, दीवानी, जो आज के समय में है, जिसको हम लोग दीवानी अदालत के नाम से जानते हैं। और दीवानी अदालत में धन संपत्ति का लफड़ा होता है। बात समझ गई। आप ऐसा नहीं समझिए कि प्रेम संबंध वाला मामला है दीवानी हो गई, ऐसा कुछ नहीं। दीवानी में कौन सा मामला होगा, धन संपत्ति से संबंधित विवाद का निपटारा होगा। जमीन का लफड़ा हो, धन संपत्ति का हो, ठीक है ना। वो कौन सा है, भोजपुरी गाना सुनिए, उसमें कहता है चाहे केस हो फौजदारी के, ठीक है ना। बात समझ में। कथी का केस करना है, फौजदारी का। फौजदारी का अर्थ होता है आप मारपीट करते हैं, लन लतीफा में रहते हैं, जेने तेने खाली मारपीट करे, कोनो काट मार दिए, हाथ गोड़ तोड़ दिए, ठीक है ना। 50 को आदमी लेके कहीं उतर जा रहे हैं, बस समझ गए ना। गोली कट्टा बारूद वाला धंधा करते हैं, धुआं धुआं कर रहे हैं इलाका को, ठीक है ना। तो ऐसा अगर फीलिंग ला रहे हैं तो कौन होगा, फौजदारी अदालत होगा। तो मौर्य काली युग में प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, राजा। आज के समय में पॉलिटी में पढ़े हैं, आज के समय में सबसे सर्वोच्च कौन है भारत में, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है आज के समय में, ठीक है ना। लेकिन उस जमाने में क्या होता था, कोई भी न्याय किस निर्णय कौन लेगा, राजा। राजा निर्णय लेगा कि इसको फांसी होगा, क्या करना है नहीं करना है। और राजा देश का, साम्राज्य का क्या होता था, मालिक होता था, सर्वे सर्वा होता था। मौर्य काल से गांव से लेकर साम्राज्य तक न्यायालय बने हुए होते थे। इस संबंध में 2 स्पष्ट रूप से बांटा गया था। कहाँ, ऊपर से लेके गांव तक। आज तो हम लोग गांव में भी है हम लोग का न्यायालय। सरपंच का जो इलाका है वो क्या है,
ग्रामीण ही तो है न्यायालय, कि जब सरपंच से कोई मीटिंग होगा, ठीक है ना, कोई लफड़ा होगा तो सरपंच के पास जाके आपको क्या करना है, उस लफड़ा को खत्म कर देना है, डिसमिस करना है, या आगे उससे संबंध होने वाला तो होगा, और नहीं तो बोलेगा आगे बढ़िए, यहाँ से नहीं फरियाएगा, आप न्यायालय के दरवाजा को खटखटाइए। व्यवहार न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, और फिर कौन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दौड़ते रहिए इस समय से, आपको कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा, न्याय मिल जाएगा। तो पहला न्यायालय का जो पार्ट है उसको बोलते हैं धर्मस्थीय न्यायालय, और दूसरा है जिसका नाम है कंठ संशोधन न्यायालय। ये आज के समय में का है, ये जो स्थिति बच्चों हम बता रहे हैं वो आज के समय का है। क्या, इस धर्मस्थलीय न्यायालय को हम लोग बोलते थे दीवानी अदालत, जो धन संपत्ति से संबंधित विवाद का निपटारा की बात करता है। कट संशोधन न्यायालय, मार काट झगड़ा नामे है कट संशोधन, ठीक है ना, कंटक शोधन, ठीक है ना। एगो लड़का हमसे पूछा था, सर दांते काट लेंगे तो कौन केस में आएगा? 9th के सर्वोच्च न्यायालय के बाद है, 9th का लड़का हमसे सवाल पूछा था, क्योंकि वहीं का टॉपिक है ये, उसमें न्यायालय पढ़ना है। पॉलिटी में जब खोलिएगा तो अब टॉपिक है न्यायालय, उसमें केस का वर्णन करता है। तो बोला सर दांते काट लेंगे तो कौन केस में आएगा? तो हम बोले उसको कौन केस में होना चाहिए, काटले बारे दांते तो ठीक है ना, ये फौजदारी अदालत का ही पार्ट है, मारपीट का ही वो केस बनेगा, बात समझ गया ना। इसके जो प्रमुख होते हैं उनका नाम व्यवहारिक है, और इसके जो प्रमुख होते उनका नाम क्या था, प्रदेश था, ठीक है। मौर्य समाज कैसा था, आज के समाज में कैसा है? आज का समाज है पूंजीवादी समाज। कैसा समाज है? पूंजीवादी समाज है, मानवतावादी समाज नहीं है। आज के समय कोई आदमी ऐसा नहीं है जो किसी मानव के लिए खड़ा हो जाए, हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाए, हेल्पिंग नेचर से खड़ा हो जाए। सीधा सा मतलब है, हम आपके साथ इसीलिए खड़ा हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर में उससे मुनाफा होने वाला है। पैसे के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। समाज कैसा है? पूंजीवादी समाज है। कैसा समाज है? लेकिन मौर्य युगीन का जो सभ्यता का जो समाज होता था, वो कौटिल्य के अनुसार मौर्य युगीन समाज का वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। समाज में ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान प्राप्त था। समझ में आ रही है? उस जमाने में, ठीक है ना, ब्राह्मणों को क्या था, ऊंचा स्थान प्राप्त था, सबसे ऊपर स्थान प्राप्त था। राजा के शिक्षक जो होते थे वो क्या कराते थे, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण और वेद बात पूजा करने वाले भूमि दान में दी जाती थी। मतलब राजा का जो गुरु होता था, ठीक है ना, जो यज्ञ कराता था, वो यज्ञ कराने के लिए ब्राह्मण और वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भूमि दान में क्या किए जाते थे, यानी ब्राह्मणों को दान के रूप में क्या मिलता था, भूमि दान मिलता था, ठीक है ना। वेद पाठ जो लोग करते थे या फिर यज्ञ जो कराते थे, ठीक है। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि ब्रह्मोदय कहलाती थी। यह भूमि कर मुक्त होती थी, अर्थात जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाएगा जमीन, उस पर जो भी फसलें उगेगी, राजा उससे कोई कर नहीं लेता था। नॉर्मल सी बात है ना, जिस चीज को हम दे दिए, आम भाषा में बोलते हैं जिसको थूक दिए उसको फिर चाटने की आवश्यकता नहीं है। तो हम दान में दे दिए मतलब दे दिए, ठीक है ना। हम लोग तो दिन में 4 बार चाटते हैं फेंका हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने बहन को दे दिए 20 रुपया, और फिर 11 बजे बोले 2 रुपया लाता। फिर दोपहर, फिर बर्फ फल आ गया था, दोपहर के 3 बजे बोले फिर 2 रुपया ला। फिर शाम के चॉप खाने का मन किया था, औकता के बोले धर तू अपन पैसा, हमको नहीं रखना है। पैसा इसलिए नहीं देते कि उसको रखना है, बस पैसा इसलिए दिए थे कि पता लगाना था कि सारा पैसा कहाँ है, ठीक है ना, रखा कहाँ रहा है सारा पैसा, उसी बहाने दिखाएगी, और तब अगले दिन पता चला पूरा माले गायब है, ठीक है। ये सब तरीका है, टिप्स है ये सब, ठीक। तो यहाँ पर देखो, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि ब्रह्मोदय कहलाती थी, और यह भूमि कैसी होती थी, कर मुक्त। इस काल में समाज में ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक थी, किंतु मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था, किंतु अशोक ने बौद्ध धर्म को कभी भी राज धर्म के रूप में स्वीकार, मैंने पढ़ा दिया है, उसका निजी मामला था। कलिंग युद्ध के बाद उसका मूड बदला 261 ईसा पूर्व में, और निर्णय लिया कि ना, अब हमको ये सब चीज करना नहीं, हम मारकाट में नहीं फंसेंगे। तो जब वो निर्णय ले लिया तो कुछ ना कुछ तो उसका असर दिखाई दिया, और उस असर में कहा हमारा भाई बौद्ध धर्म है, ठीक है, लेकिन हम इसको राज धर्म नहीं मना रहे कि सबको मानना है। आपको मन है तो आप ब्राह्मणवाद में रहिए,
आपको मन है सनातन धर्म मानिए, ब्राह्मण को पूजिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जमाने में ब्राह्मणों को मानने वाले आज भी सबसे ज्यादा किसको मानता है? ब्राह्मणों को मानने वाला है। वो अलग बात है कि पहले से मतलब ब्राह्मणों का वैल्यू कम हो गया है। इसका मुख्य कारण ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण देवता ने क्या किया? ज्ञान अर्जन छोड़ करके नौकरी की तरफ भागना शुरू किया, जो कर्मकांड व्यवस्था था। अब कहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान टाइप के ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि वो पढ़ता नहीं है, ठीक है। और अच्छे गुणवान होने के लिए तब को पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक आप पुस्तक नहीं पढ़ेगा तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, है ना। इस काल में समाज में 4 भागों में बटा हुआ था, किंतु मेगास्थनीज ने अपनी रचना में कहा है कि मौर्य काल 7 समाज भागों में विभाजित था, जिसमें दास प्रथा का प्रचार नहीं था। ये 7 भाग निम्नलिखित हैं। कुछ इतिहासकारों का हमेशा कंट्रोवर्सी रहता है। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि 4 भागों में बटा है, लेकिन मेगास्थनीज का जो इंडिका है, क्योंकि वो तो राजदूत था, तो राजदूत का जो किताब लिखा हुआ उसको तो मानना पड़ेगा। और वो कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। जिस जमाने में दास प्रथा नहीं होता था, यानी आदमी को दास नहीं बनाया जाता था। पहला है दार्शनिक, मतलब जो घूमने वाला हो। कृषक, जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, खेती करने वाले लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। अहीर, आज के समय जिसको यादव कहते हैं, गोप, ठीक है ना, चराने वाला, ठीक है, चरवाहा यानी माल भैंसी पोसने वाला, ठीक है। शिल्पी, कारीगर जो लोहा का बना सकता है, ठीक है ना, शिल्पीकार जो पत्थर का मूर्ति बना रहा है, कुछ भी जो कारीगर हो, जो बनाता हो। सेना, जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा स्थान किसका होता था? सेना। और अगला है जिसको निरीक्षक कहते थे, और आखिरी सभासद, सबसे कम जनसंख्या वाला। यानी इंडिका में कितने लोगों का नाम रखा हुआ है? ये 7 लोग। पहला कौन है? दार्शनिक है। दूसरा कौन है? कृषक है। तीसरा कौन है? अहीर है। चौथा कौन है? शिल्पी। 5वां सेना, फिर निरीक्षक और सभासद। समझ में आ गई? ये जातियां हैं। लेकिन दूसरे लोग कितने भागों में बांटे थे? 4 भागों में। कितने भागों में बच्चों? 4 भागों। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मौर्य काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। ये तो हड़प्पा काल में भी नहीं थी। हड़प्पा काल का सुधरा, आगे बढ़ा ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ठीक ठाक, किसमें का हो गया? उत्तर वैदिक काल में स्थिति क्या हो गई? समझ गया ना। तो वहां से सुधरा, लेकिन फिर मौर्य काल आते आते उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। वर्चस्व फिर बढ़ा पुरुषों का। स्त्री परिवार में पति के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती थी। अभी होता है क्या? हमको लगता है सारा विरुद्ध में काम हो रहा है, ठीक है। न जाने इतिहास पढ़ने वाली लड़कियां का क्या होगा, ठीक है ना। अगर वो अच्छे से इतिहास पढ़ ले और मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में जाने, तो उनको जानना चाहिए, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा अगर आप इतिहास को देखिएगा तो महिलाओं को इसी बात का खंडन करना चाहिए कि शुरू से लेकर के आज तक तो आपको रखा ही गया है बाहर, कमजोर स्थिति में, दयनीय स्थिति में। भाई के विरुद्ध नहीं जाना है, पिता के विरुद्ध नहीं जाना है। बचा खुदा असर पति पूरा कर देता है, पति के विरुद्ध नहीं जाना है। और थोड़ा मोड़ा बच गया तो समाज के विपक्ष में नहीं जाना है। अब अपने ड्रेस, पहनावा, बोल चाल, ये सब पर समाज पर बुरा असर न पड़े, ऐसा कुछ आपको परेशान किया जाएगा। तो मौर्य काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। स्त्री परिवार में पति के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता है। ठीक है भैया, नहीं करेगा, मान लिए बात। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व और केंद्र था। कौन सा? तक्षशिला, अफगानिस्तान, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला। तक्षशिला के अतिरिक्त उज्जैन, अवंती का राजधानी, वाराणसी, काशी, ठीक है ना, और शिक्षा का अन्य महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध मठों में भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। मैंने आपको बताया था कि काशी का पंडित बहुत चालाक होता है, और काशी का अगर, ठीक है ना, गली अगर ठीक से घूम लिए और वहां से बच जा रहे हैं, तब समझिए आप बहुत होशियार हैं, ठीक है ना। काशी को समझना, ठीक है ना, बहुत मुश्किल है, जटिलता है, आप ठगे जाओगे। सनी देओल की एक फिल्म है काशी, आप लोग देखिएगा। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। अब पैसा की बात करते हैं। इस काल में अर्थव्यवस्था कृषि आधारित। अभी भी भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है?
कृषि आधारित है, प्रथा शुरू से चल रहा है। मौर्य काल में कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार भी विकसित थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन तीनों सम्मिलित रूप को वार्ता कहा है। क्या कहा है बच्चों? किसको? जैसे आप लोग अर्थव्यवस्था पढ़िएगा तो पहले बोलते हैं प्राथमिक स्तर। कौन स्तर? अर्थव्यवस्था के स्तर में पहला कौन होता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक को सेवा क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीयक में व्यापार वाणिज्य आता है, और प्रथम में क्या आता है? कृषि, खेती, जिसमें पशुपालन भी और मत्स्य पालन भी आता है। यही ना बात कहता है बउआ। यहाँ पे क्या लिखता है कि मौर्य काल में पशुपालन, व्यापार वाणिज्य भी विकसित थी। तो कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या नाम दिया जाएगा? वार्ता। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? वार्ता बोलते हैं। ऐसी भूमि जिस पर राज का नियंत्रण था, अर्थात राज्य के नियंत्रण वाला होता था, उस क्षेत्र को सीता भूमि कहा जाता था। जिस पर राज का नियंत्रण था, राज का मालिक युवराज, राजा का बेटा, उसका नाम क्या होता था? प्रांत। क्या नाम होता था? सीता भूमि के देखरेख करने वाला अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में किसान 1/6 से लेकर के 1/4 भाग तक भू स्वराज के रूप में राज्य को देते थे। अभी क्या है समझो, मान लो खेती से 6 किलो अनाज हो रहा है, तो 1 किलो अनाज कौन ले लेगा? राजा। 6 रुपया इनकम हुआ तो 1 रुपया ले लेगा, 12 रुपया होगा तो 2 रुपया, ऐसे ही तुम ले लो 1200। तो आप कल्पना करो, ऐसे 12,000 जो भी रहा होगा उस समय की स्थिति। तो 1/6 से लेकर के 1/4 भाग, मतलब अलग अलग जगहों पर भी चौथाई भाग में भी काम होता था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अदेव मात्रिक भूमि की चर्चा की है। यह भूमि बिना सिंचाई के संसाधन का उपयोग की नहीं अच्छी पैदावार या फसल देती है। यह संसाधन क्या करता है? अच्छा पैदावार, अच्छा फसल देता है। कैसा फसल देता है? अच्छी पैदावार या फसल दे देती है, जिसमें बिना सिंचाई का साधन का उपयोग करते, इसलिए उसको हम बोलते थे अदेव मात्रिक भूमि। सीता भूमि कैसी होती थी? सीता भूमि कैसी होती थी? जिस भूमि में राज का नियंत्रण होता था, कौन भूमि कहते थे? सीता भूमि कहते थे। जिसका जो राजा होता था, अधिकारी क्या बोलते थे? सीता अध्यक्ष कहलाते थे। ब्राह्मणों को जो दान में दी जाती थी, ठीक है ना, भूमि, उस पर कोई कर नहीं लिया जाता था, वो टैक्स फ्री होता था। लेकिन ये सीता वाला जो है, जो कर जो राज्यों के अंडर में होता था, उस पर कर लिया जाता था। समझ गया ना? अब एक और भूमि की चर्चा की गई जिसका नाम क्या है? अदेव मात्रिक भूमि। सवाल हो सकता है छोटी मोटी बात कि अदेव मात्रिक भूमि का क्या अर्थ है? ऐसी भूमि जिस भूमि पर बिना सिंचाई का फसल बढ़िया है, पानी उनी का कोई व्यवस्था नहीं है, सिंचाई का साधन करने के लिए उपयोग किए ही बिना अच्छी पैदावार हो जाए या फसल देती है, उसे क्या बोलते हैं? अदेव मात्रिक। अब ये ध्यान रखना है कि हम लोग को जो फसल उगाना है वो कैसा फसल उगा रहे हैं। अगर उगाने वाला फसल पानी का उपयोगी वाला, जैसे मान लो कि हम लोग केला लगा दिए, क्या लगा दिए? केला। तो केला में तो उतनी पानी की आवश्यकता नहीं है, तो फल जाएगा। तो वैसे मिट्टी को अदेव मात्रिक थोड़े बोलेंगे। देखें, मान लो कि अगर बिना ऐसा मिट्टी गुणवत्ता की धान में लगातार पानी चाहिए और उस मिट्टी में रोप दिए और धान बिना पानी के हो गया, तब ना मानेंगे कि वो कैसा मिट्टी है? अदेव मात्रिक मिट्टी है। इस काल में सरकारी खर्च पर सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर एवं झील का निर्माण कराया गया, जिसका स्पष्ट प्रमाण रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण की बात की गई है। सुदर्शन झील का निर्माण जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसका निर्माण किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। चारगाह से राज्य को होने वाली अन्न आय, उसको हम लोग क्या बोलते थे? ब्रज बोलते थे। बहुत बड़ा बड़ा खेत फील्ड है, उस फील्ड में बड़ा बड़ा घास हो गया और उसमें जाकर कोई माल मवेशी चला रहा है और बोला इतना महीना में इतना पैसा दे दीजिए, उसको व्रज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्रज। क्या बोलते हैं बच्चों? व्रज। ठीक है। चारगाह में राज्य से होने वाली आय को क्या बोलते थे? व्रज बोलते थे। मौर्यकालीन युगीन कर। मौर्य काल में कौन कौन सा टैक्स लेते थे? पहला होता था भाग। तो भाग जैसे ही मिला समझ जाना जमीन का टैक्स है। भाग मिला तो क्या मिलेंगे? जमीन टैक्स। दूसरा बलि, यह भी एक प्रकार का भू राजस्व कर है। तुम सोचोगे बलि माने आदमी काट रहा होगा, बलि मतलब टैक्स लेना, ठीक है, यह भी जमीन का ही टैक्स है। और हिरण्य, नगद रूप में दिए जाने वाला कर, उसको क्या बोलते थे? हिरण्य बोलते थे।
नगद रूप में मतलब डायरेक्ट पैसा कॉइन मिल रहा है, ये न कि अनाज ले लो चाहे आज देवो बिहान देवो, डायरेक्ट नगद पैसा मिल रहा है, उसे क्या बोलते थे? हृदय बोलते थे। और दूसरा है प्रणय या युद्ध कर है, मतलब कभी का लड़ाई हो जाती थी, देश में स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो कौन कर दिया जाता था? युद्ध, चंदा लिया जाता था कि देखिए फलाने राज्य से हमको क्या करना है, लड़ाई लड़ना है, इसीलिए हमें पैसे की आवश्यकता है। मौर्य काल में हाथ सिक्के के प्रचलन में थे। मौर्य काल में तांबे के बने सिक्के को काकनी एवं मासक कहा जाता है। याद रखना, मौर्य काल में तांबे के बने सिक्के को क्या कहा जाता था? काकनी, और क्या बोलते थे? मासक, काकानी, ठीक है ना। काकानी तो कभी नहीं सुने, ममानी सुने हैं, काकानी नहीं सुने। काकानी को, काकी मतलब जानते हो ना क्या होता है? चाची को काकी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है काकानी, काकनी, ठीक है ना, काकनी और मासक। मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति बहुत अच्छी थी। स्थल मार्ग एवं जल मार्ग दोनों से व्यापार होते थे, मतलब स्थल मार्ग से भी हो रहा था और जल मार्ग से भी हो रहा था, व्यापार की स्थिति बहुत अच्छा था। मौर्य युग में उद्योगों में सर्वाधिक कौन सा उद्योग था? वस्त्र होबे करता, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अंग्रेज भी हमारे पास क्यों आया था? सूती वस्त्र के कारण आया था, गरम मसाला के कारण आया था। तो उस जमाने में हम लोग का दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि कोई सामान खरीदे, कोई सामान बेचे। इसीलिए मौर्य युग उद्योग में सर्वाधिक कौन सा उद्योग था? वस्त्र उद्योग। इस काल में व्यापारियों के प्रधान को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहला जाते थे। यह जो तुम्हारा काल है, उस काल में व्यापारियों का जो ग्रुप होता था, उसका मेन जो मर्चेंट होता था, उस मेन मर्चेंट को हम लोग क्या बोलते थे? श्रेष्ठी बोलते थे। इस काल में सबसे लंबा बड़ा सड़क मार्ग तक्षशिला से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था। नॉर्मल सी बात है, आप समझिए। ये है आपका भारत का नक्शा। भारत के नक्शा में ये हो गया इलाका बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। चूंकि जब समुद्री मार्ग से चर्चा आएगी तो मगध तो पटना में था, बिहार का इलाका, एक आसपास में कहीं केनो समुद्र है, तो ये तो बंगाल की खाड़िए से ना आएगा। तो यहाँ से लेकर के बैठेल तो कहाँ तक? अफगानिस्तान वाला इलाका में, है ना। तो यहाँ तक्षशिला तक, समझ गई। तो व्यापार का जो इलाका जो होता था वह कहाँ से था? तक्षशिला से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था। मौर्य काल में लोक कला, राजकीय कला दोनों का प्रमाण मिलता है। लोक कला और राजकीय कला दोनों का क्या मिलता है? लोक कला का अर्थ होता है स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र का जो चित्रांकन है। जैसे मान लो कि हम लोग के यहाँ छठ बनाने का तरीका दूसरा है, किसी दूसरे जगह छठ मनाने का तरीका दूसरा है, किसी दूसरी जगह की दूसरे तरह का विधि होता है, किसी दूसरी जगह दूसरे तरह का विधि होता है। शादी में कुछ दूसरे विधि होता है, दूसरी जगह शादी में कुछ दूसरे विधि होता है। तो उसको बोलते हैं लोक एरिया का। जैसे उसको अलग अलग नाच होता है तो उसको लोक नृत्य कहते हैं। इलाका में दूसरे नाच है, वो अलग इलाका में दूसरे नाच है, लोक भाषा भी है आल पास का। लेकिन राजकीय का जब चर्चा करेंगे तो पूरे राज्य का इलाका हो, बात क्या ना। तो उस जमाने में क्या कहता है कि मौर्य काल में लोक कला और राज कला दोनों का प्रमाण मिलता है। राजकीय कला के तहत विभिन्न प्रकार के शिलालेख, पत्थर पर खुदाई, दूसरा अभिलेख, तीसरा है गुफा निर्माण करवाया गया। जबकि लोक कला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मूर्ति का निर्माण कराया गया, वो आसपास का इलाका है। जैसे मान लो कि यहाँ हम ऐसे व्यक्ति का मूर्ति लगा दे जो इस इलाका का आदमी उसको जानता हो। अगर किसी खास आदमी का मूर्ति लगाए, अब यहाँ से 500 किलोमीटर दूर किसी आदमी का ले आए मूर्ति लेकर के यहाँ लगा दिए, तो कौन जानेगा कि किसका मूर्ति है? कोई नहीं जाने समझने वाला है। लोक कला का सबसे अच्छा नमूना पटना का दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति है, जो वर्तमान समय के पटना के संग्रहालय में स्थित है। अगर आपको म्यूजियम घूमने का मौका मिले तो वहां जाइए। और पटना के दीदारगंज में हमें प्राप्त हुआ है कौन सा? यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, ठीक है। यक्ष मतलब जल के देवता, यक्ष का अर्थ है, ठीक है ना, जो संवाद करता है, प्रश्न करता है, उसे हम लोग यक्ष कहते हैं, बात समझे ना, भगवान। मौर्य काल में राजा का महल लकड़ी का बना होता था। राजा कैसा महल बनवाता था? लकड़ी का। इस महल के बारे में चीनी यात्री फायान ने कहा कि यह महल मानव के द्वारा निर्मित नहीं बल्कि इन देवताओं ने बनाया होगा। इतनी अच्छी कलाकारी होती थी। मोटे मोटे गट्ठर गट्ठर लकड़ियों की कटाई करके उस पर खुदाई कर करके सुंदर नमूनों में तराशे जाते थे और तब राजा के लिए घर बनाया जाता था। इतनी सुंदर होती थी विधि व्यवस्था कि मेगास्थनीज का इंडिका तो कहाँ ही, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहाँ ही, यहाँ तक कि फाहियान जो चीनी यात्री था वो आया और जब देखा मौर्यकालीन जब
व्यवस्था, तो देख के कहने लगा वाह, इतनी अच्छी व्यवस्था तो शायद भगवान ही बनाया होगा, आदमी के बस का बात नहीं है इतना अच्छा महल बनाना। क्या लिखता है, इन्हें देवताओं ने बनाया होगा। यूनानी लेखक एरियन ने इस महल की तुलना सूसा एवं एक्वातना यूरोप का क्षेत्र से किया था। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में राजकीय कला का सार्वत्रिक विकास हुआ, यानी अशोक ने राजकीय कला का क्या किया, विकास कराया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछता है और लगभग यहां से सवाल एक आध दो अटका ही देता है, उसका नाम क्या है, शिलालेख। अशोक ने कितने शिलालेख लिखवाए, 14, और उस शिलालेख के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अशोक जो लिखा करता था शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख। तभी हम लोग चर्चा किसी कर रहे हैं, शिलालेख के बारे में, यानी पत्थरों पर खुदाई करके किसी भी चीज को लिखना। उस जमाने की लिपि को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इस पर क्या की, सफलता पाई। पढ़ने में बहुत कठिनाई होती थी, इसलिए जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार शिलालेख को पढ़ने में सफलता पाया कि उस पर लिखा क्या है। ठीक है, प्रथम शिलालेख, इसमें अशोक ने अहिंसा पर बल दिया तथा पशु बलि की निंदा कर दी। यानी प्रथम शिलालेख में किसकी है, लुसेंट का जब आप कॉर्नर खोलिएगा तो उसके साइड में पूरे लाइन से सरिया करके दिया है, इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो आपसे सवाल सीधे पूछेगा कि अशोक के प्रथम शिलालेख में किसका वर्णन है, पशु बलि पर प्रतिबंध, मत काटो पशु को। वो तो लंबे अरसे से चला आ रहा है, ठीक है ना, वो आदमी को कचरने में इतना सक्षम था। ठीक है, तो जब आदमी पूरा मजा ले लेता है जिंदगी का, तब साइड में आकर के वही बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जब तक किसी व्यक्ति को किसी चीज का अनुभव नहीं, तब तक उस टॉपिक को छेड़ेगा नहीं, ये बात याद रखना। जब तक उस टॉपिक के बारे में उसको नॉलेज नहीं, तब तक उसको छेड़ेगा नहीं। तो ये सब सारे लोग जो हैं वो क्या किए हैं, सब चीज का मजा ले चुके हैं। लेने के बाद तब ना बोलते हैं कि कहीं कुछ मजा नहीं है। इसीलिए जैसे किसी आदमी से बोलो कि मेरीन ड्राइव चलो घूम के आते हैं, तो जो मेरीन ड्राइव घूम के बोले दूर कथी जाएगा वहाँ घूमने, कुछ है, ऐसे बोलेगा। कोई गांव का भूचर आदमी सुन लिया मुझे मेरीन ड्राइव बहुत ज्यादा है, जो कभी काल आता हो शहर तरफ, उसके मन में अंदर से, अब वो तैयार उयार हो गए, बोले कहाँ जाए ना, कुछ है, सुनसान है, तो वो क्या बोलेगा, न जाएगा मन होता चलो। लेकिन जब तुम वहां आ जाएगा तो बोलेगा बाप रे सही में नहीं आते तब अच्छा रहता। तो जब तक तुम उस गली से गुजरे नहीं तब तक उसका तुमको अनुभव होगा नहीं होगा। इसीलिए अक्सर जिस आदमी का शादी ब्याह हो गया रहता है, उस शादी ब्याह वाले जिंदगी पर थूकता है, बोलता है बहुत गलत किए और फंस गए। लेकिन जिसका ब्याह नहीं हो रहा था उसको समझाओगे शादी वादी में नहीं करो, 2-4 साल हो, तो एकदम छटपट किया रहता है। समझ में आई ना। हाँ, शादी ब्याह वाला हुआ आदमी अगर किसी होटल रेस्टोरेंट में जाता है और 2 प्रेमी युगल को चिपकू टाइप का देख लिया तो फुसफुसाते रहेगा, अच्छा ठीक है ना, 2-4-5 साल बाद पता चलेगा तुम कितने चिपकू टाइप के आदमी हो। तो समय जैसे जैसे बीतता है वैसे उसका अनुभव, जब तक तुमको अनुभव नहीं तब तक उस टॉपिक पे तुम बातें नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, प्रथम शिलालेख में किसका वर्णन है, पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बल पर बैन किया गया है। किसे, अशोक के प्रथम शिलालेख में, यानी अहिंसा पर बल दिया है, हिंसा छोड़ो अहिंसा अपनाओ। महात्मा गांधी का हथियार कौन, सत्य और अहिंसा। अहिंसा का मतलब मार काट न करना, जबकि अहिंसा का मतलब जैन धर्म में बताया गया है क्या करना है, धन का संग्रह न करना। सबका अलग अलग मतलब है, ठीक है। अहिंसा का मतलब मार काट नहीं करना होता है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या होता है, धन का संग्रह न करना। अब ऑप्शन में देगा अहिंसा का अर्थ होता है जैन धर्म के अनुसार मार काट न करना, ऑप्शन नंबर बी मार दिया, चला घरे। अहिंसा का अर्थ होता है धन का संग्रह न करना। सारा जंजाल धन का है, न धन है न तुमको टेंशन है। धन जैसा ही होगा बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। बस समझ रहे हो, धन को संभालना, उसके लिए लड़ाई लड़ना, नियमित रूप से अपने अधिकारों को बचाना, और जबकि सबको पता है समय के साथ साथ सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। दूसरा शिलालेख है, इसमें अशोक द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त इसी शिलालेख में मनुष्य एवं चिकित्सा
चर्चा की गई है। अशोक ने क्या क्या किया, कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त किया, तो कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त किया उसके बारे में चर्चा किसमें है, द्वितीय शिलालेख में। उसके अलावा आदमी का इलाज कैसे होगा, पशु का इलाज कैसे होगा, उसके चिकित्सा के बारे में भी इसी में चर्चा किया गया है। तृतीय अभिलेख, इसे अशोक द्वारा नियुक्त किए गए 3 पदाधिकारी राजुक, युक्तक और प्रादेशिक की चर्चा की गई है। इस अभिलेख में धार्मिक नियम का भी उल्लेख किया गया है, यानी तृतीय अभिलेख में कर्मचारियों के बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। उसके अलावा कुछ धार्मिक नियम की भी चर्चा की गई है। बात करते हैं हम लोग चौथे अभिलेख की। तो अशोक ने युद्ध नीति, समझ रहे हो, युद्ध नीति को त्याग करके धर्म नीति का पालन करने की बात कही गई। यही इलाका है जो वो क्या किया है, कलिंग युद्ध के समय अपने दिमाग को परिवर्तित कर दिया कि युद्ध करने से कुछ होता नहीं है, युद्ध करने से कोई होता है। जैसे मान तुमको कोई आदमी बहुत ज्यादा उकसा रहा है, कुछ अनाप शनाप बोल रहा है, ठीक है ना, और तुम एक बात मान लो, जाने दे, गाड़ी देने से कुछ नहीं होता है, गरिया लेगा अपने शांत हो जाएगा। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 20 दिन गाली देगा और उसके बाद लगेगा इस पर कुछ सांप नहीं सूंघता है, तो क्या है, वो आदमी आराम से शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम एक्शन लोगे तो फिर तुमको इस एक्शन का खामियाजा खुद भुगतना पड़ेगा, कोई नहीं बचाने वाला है। 5वें शिलालेख के रूप में कहा गया है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म के प्रचार प्रसार के एक नया पदाधिकारी धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था, ठीक है। यानी धर्म की प्रचार के लिए एक धम्म महामात्र बनाया। वो कौन से शिलालेख में, 5वें। चौथे में किसका वर्णन, चौथे में किसका वर्णन, ध्यान से सुनो, पहले में पशु बलि की निंदा की गई है, दूसरे में जो चर्चा करता है वो किसकी चर्चा किया है, फिर बोला गया, पहले में पशु बलि की निंदा की गई है, माने कि आपको मार काट नहीं करना है। दूसरे में किसकी चर्चा की गई है, दूसरे में किसके बारे में चर्चा किया गया है, क्लास में नहीं प्रेजेंट हो तो लोग, सीधे सुन रहे हो। अच्छा, तीसरे में किसकी चर्चा की गई है, धम्म के बारे में चर्चा की गई थी। देखो समझो, पहले बार में, ठीक है, कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रथम शिलालेख में पशु बलि की चर्चा की गई है, दूसरे शिलालेख में हम लोग कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, ठीक है ना, यानी अशोक का बड़ाई, अशोक ने क्या क्या उपलब्धि किया, कौन कौन सा जन कल्याणकारी काम लेकर के आया, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा है। और इसी में पशु और मनुष्य की चिकित्सा की भी चर्चा की गई। जबकि तीसरे में धर्म के बारे में चर्चा है और 3 पदाधिकारी राजुक, युक्तक और प्रादेशिक के बारे में चर्चा है। बात करते हैं हम लोग चतुर्थ की। तो चौथे में हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे, चौथे का जो शिलालेख है उसमें धर्म नीति महापालन करने की चर्चा की गई है, अर्थात अशोक जो है युद्ध नीति को छोड़ करके धर्म के तरफ लौटा। 5वें शिलालेख में इस बात की चर्चा है कि वह, ठीक है ना, अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बाद, ठीक है ना, धर्म का प्रचार प्रसार के लिए एक नया पदाधिकारी के रूप में लाया। 6ठे शिलालेख में अशोक ने कहा कि जन कल्याणकारी कार्यों के उद्देश्य में प्रतिवेदन अर्थात दूत कभी भी हमसे मिल सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे जल कल्याणकारी आया, वहां पर भी जन कल्याणकारी है, किसमें, 2 में, किसमें है, 6 में, लेकिन वहां पर उजागर किया गया कि कौन कौन हम जन कल्याणकारी कार्य किए। यहाँ पर क्या गया है कि जन कल्याणकारी कार्य करने में अगर कोई बाधा होता है तो सीधे अधिकारी किससे मिलेगा, राजा से मिलेगा, बिना रुकावट के। इस अभिलेख में आम नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। किस नियंत्रण की, आम नियंत्रण की शिक्षा दी गई है, कंट्रोल यूनिट की शिक्षा दी गई है। 7वें शिलालेख में अशोक ने विभिन्न धर्म को मानने वाले लोगों को आपस में संयम रखने को कहा, ठीक है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, लड़ाई कर लिए था तो हम बौद्ध मानते हो, जैन मानते हो, सब कुछ नहीं, आपको जो मन है वो मानिए, आप अपने आप में संयमित रहिए, किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है, आपको जिसमें विश्वास करता है आप उसको। अशोक इसीलिए, ठीक है ना, क्या बना, महान बना, ठीक है ना, क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान, खुद बौद्ध धर्म को मान रहा था लेकिन उसको कभी राजकीय धर्म नहीं बनाने दिया।
सातवें शिलालेख में अशोक ने विभिन्न प्रकार के धर्म को मानने का, आपस में संयम रखने का बात कहा। आठवें शिलालेख में कहा गया कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करते ही अशोक धम्म यात्रा प्रारंभ कर दिया और 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा भी शुरू की। यानी वो जिधर तिधर लगा घूमने, प्रचार करने लगा, ठीक है ना। और 8वें वर्ष में धम्म की यात्रा शुरू की और 10वें वर्ष में कहाँ आया, बोध गया गया। 9वें शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने छोटे छोटे उत्सव, पर्व, त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। इस अभिलेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है। सच्ची भेंट क्या है? सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात है, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार क्या है। आजकल हम लोग कुछ चीजें हैं जो रिकॉर्ड करने के चक्कर में, कैमरा में दिखने के चक्कर में शिष्टाचार दिखाते हैं। बस समझ में आई? आजकल हम लोग कैमरा के सामने बहुत अच्छा शिष्टाचार दिखा रहे हैं, सच्चा उपहार दे रहे हैं, ठीक है ना। रियलिटी में जैसे हम अपने माता को, आप अपने मम्मी को, ठीक है, आज कुछ चीज़ आके गिफ्ट में दे दिए, तो रियली में उसका उपहार वो नहीं है। उसके लिए एक अच्छा उपहार क्या है, वो जो आप में देखना चाहती है, वो आपको बनते जो देखना चाहती है, ठीक है ना, उससे बड़ा उपहार उसके लिए कुछ नहीं होगा। तो सच्चा उपहार क्या होगा, जिसका जो डेडिकेटेड है। जैसे कोई गरीब आदमी है जिसको खाने के लिए नहीं है, ठीक है, और उसको तुम सुंदर कपड़ा दे दो, अभी वो भूखे कलमला रहा है और तुम उसको नया कपड़ा पहनाओ, लो लो पहनो, थोड़ा पाउडर वाउडर लगा देते हैं, थोड़ा तैयार कर देते, तो उसके लिए सच्चा उपहार कौन होगा, भोजन। तो जिसकी जिस प्रकार की आवश्यकता है, अगर वही चीज मिल रहा हो तो क्या है, सच्चा उपहार वही है। देखिएगा पुराने जमाने का आदमी, बुजुर्ग टाइप का आदमी, जब किसी लड़का को गिफ्ट देता है जन्मदिन पर, तो टेबल किन के देगा, तो चम्मच, पहले देखना बनाया गया प्रोसेस, किसी आदमी को गिफ्ट में दे कटोरा, चम्मच, थड़िया, गिलास, जग, छीपा दे रहा है, हैं? अब क्या आदमी देता है, गुलदस्ता, फोटो फ्रेम, और ऐसा फोटो फ्रेम का गड्डी लगल है। तो सच्चा उपहार मतलब उपयोगिता। आई दे कथी रहा है, कचरा ले लेकर जमा कर रहा है। अब वो ऐसा कचरा होता है कि ट्रांसपेरेंट चलता है, चला के मारना, मतलब तुम मेरे यहाँ कचरा जमा कराए, हम किसी और के यहाँ चला दिए, वो फिर मौका मिला, बड़ा बेकार है, पैक कर, फिर दूसरा का बर्थडे होते जाकर दे देवे, फिर वहां जाकर, ये ट्रांसपेरेंट कचरा है। तो सच्चा उपहार मतलब जिसकी जो आवश्यकता है वो सामान दीजिए, ताकि वो क्या कर पाए, उपयोग कर पाए आपके उपहार का। वरना आप एगो फूल जाके दे आइए, एक किताब जाके दे आइए, देखते हो अभी भी जन्मदिन में छोटका लड़का सब पढ़ने वाला रहता है, तो उपहार का शेड्यूल बना, एगो कॉपी, एगो कलम, बर्थडे में जाके दे देना है, हो गया। कम से कम उसका उपयोग तो करेगा वो, बात समझ में आई। लेकिन तुम उसको फोटो फ्रेम दे दोगे तो उसका कोई जरूरत है, उसको क्या जरूरत है पढ़ने लिखने वाले लड़का को उपहार में। तो जो व्यक्ति जैसा होता है, जो डिमांडिंग है, उस आवश्यकता के अनुसार उसको उपहार देना ही क्या कराता है, सच्चा उपहार, ठीक है। अभी ठंडा पड़ रहा है, आज तुमको गर्मी का हाफ शर्ट दे दिए कि लो पहनना, तो गरियाएगा, ऐसा कैसा उपहार दिया। और दूसरा है सच्चा शिष्टाचार, ये बहुत जरूरी है। रियली में शिष्टाचार क्या है, कैमरा पर दिखने वाला शिष्टाचार नहीं है, किसी व्यक्ति को मन के प्रति आप कितना ज्यादा रिस्पेक्टेबल हैं, बात समझ में, उस व्यक्ति के प्रति आप उसके बातों का कितना ज्यादा अनादर करते हैं, आप उस व्यक्ति की बातों को कितना ज्यादा आदर करते हैं, यही डिपेंड करता है सच्चे शिष्टाचार में, बात समझ में। संबंधों का आप मायने कितना रखते हैं, यही है सच्चा शिष्टाचार। तो 9वीं शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार के बारे में भी चर्चा किया गया है, समझ गए। अशोक ने छोटे छोटे उत्सवों पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। हमको लगता है कि अशोक से ही हमारे दादाजी सीखे थे, ठीक है ना। घर में कोई छोटा आयोजन नहीं होगा, जैसे आज के समय हम लोग मनाते हैं ना ओकेजन की, बच्चा का 1 महीना कंप्लीट हो गया तो केक ला लेते हैं, ठीक है ना, फिर 2 महीना कंप्लीट हुआ तो फिर दूसरा केक लोटा पोटा के काट रहे हैं, खूब खा रहे हैं, मतलब तरह तरह का छोटा छोटा खुशी हो रहा है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, एकदम बैन, कोई छोटा पर्व त्यौहार नहीं मानेगा, ठीक है ना। जो बड़ा बड़ा ओकेजन होगा वही, इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं, ये सब बेकार काम है, ठीक है। ये अशोक का स्टेटमेंट है, बस समझ गया ना। 10वें शिलालेख में धर्म का महत्व के बारे में चर्चा किया गया है।
क्या भाई। इस अभिलेख के माध्यम में अशोक से आदेश दिया कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा की हित के बारे में सोचें। 10वें शिलालेख में क्या कहा गया है? ये अपने लगा अन्य बने बउआने, खूब लगा घूमने, और स्टेटमेंट दे दिया किसको? पदाधिकारी को। किसके लिए? कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण किसके हित में रहेगा? प्रजा के हित के बारे में सोचेगा। 11वें शिलालेख में कहा गया अशोक द्वारा ब्राह्मण एवं श्रवण अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वालों को दिए जाने वाले दान की चर्चा की गई है। अशोक ब्राह्मण का भी सम्मान करता था और श्रवण का भी सम्मान करता था। श्रवण का अर्थात होता है बौद्ध धर्म का भिक्षुक, और उस भिक्षुक को भी वो दान देता था, ब्राह्मण को भी दान देता था, उसकी चर्चा की गई है। ठीक है ना? किस शिलालेख में? 11वें में। इस शिलालेख में धर्म को, वरदान को सर्वोत्कृष्ट बताया गया, जबकि 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र की नियुक्ति की चर्चा की गई है, साथ ही कुछ विदेशी राज्यों की भी चर्चा की गई। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व की चर्चा है। वही इसी 13वें शिलालेख में पूरे बात कहानी का वर्णन है कि अशोक कैसे किसी प्रेम में मंत्रमुग्ध था, कैसे वो कांड किया और फिर कर्म कांड करके यहाँ तक पहुंचा। ठीक है। 14वें शिलालेख और आखिरी शिलालेख में कहा गया है कि हमने ढेर सारे कार्य किए जिसमें बहुत को बताया गया है और जिसमें नहीं बताया गया है उसके लिए मैं नहीं लेखक जिम्मेवार है, साथ ही जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। क्या समझे? आखिरी शिलालेख में उसने लिखवाया कि मैंने जितने सारे चीजों को लिखा, बहुत काम किया, तो सब तो हम बताइए दिए हैं, लेकिन अगर कुछ छूट गया है तो उसका जिम्मेवार हम नहीं है, उसका जिम्मेवार कौन है? लेखक, जो खुदाई कर रहा है सो। ठीक है ना? पत्थर पे जो खोद खोद के लिख रहा है से जिम्मेवार है। दूसरा बात कि जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। आप सब कुछ करिए लेकिन धार्मिक जीवन जरूर जिए। धर्म के साथ अगर आप जुड़ते हैं, ठीक है ना, तो आप तो मौर्य साम्राज्य का राजा तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके जीवन में आप अपने आप राजा वाला फीलिंग आएगा। बुझे? आप लोग देखते भी होइएगा, जब कोई पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, तो नहीं कुछ हो तो कम से कम एक माहौल आपके शरीर में बन जाता है। ठीक है? आपके पहनावा और हवा से कि आप अपने आप को पुराने साम्राज्य में लेके चले जाते हैं, कि आप राजा महाराजा वाला आपकी फीलिंग आ रही। बात समझ में? इसीलिए आदमी को कैसा जीवन जीना चाहिए? धार्मिक जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य बच्चों हम लोग समाप्त कर चुके हैं, और मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग अगले साम्राज्य की तरफ जल्द ही बढ़ेंगे। कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? ठीक है ना? कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश। तो शुंग वंश की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे।